हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा के दो बेटे विनोद और तुषार थे, जिसमें से उसके बड़े बेटे विनोद की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब तक भी निर्मला यानी कि रमा की बड़ी बहू की गोद नहीं भर पाई थी। पर फिर भी उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहा करता था। पर शादी के कुछ ही दिनों के बाद रमा की बेटी आशा अपने पति का घर छोड़कर अपनी माँ के घर आ जाती है और अपने भाइयों के साथ रहने लगती है। आशा को उसकी भाभी निर्मला बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि निर्मला उसके भाई जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी और एक छोटे से घर से आई थी। आशा को लगता था कि वो उसके भाई के लायक नहीं है, ऊपर से वो उसके भाई को कभी भी कोई सुख नहीं दे सकती। ऐसे ही एक दिन जब निर्मला सभी को खाना दे रही होती है तो आशा उससे बोलती है, भाभी खाने के अलावा भी कुछ काम कर लिया करो, सारा दिन बस यही सब करती रहती हो। अरे घर की और जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी कभी निभा लिया करो। आशा वो तेरी भाभी है, मतलब बड़ी भाभी, और तू अपनी भाभी से ऐसे बातें करती है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी वजह से आशा दीदी को मत डांटिए। अरे अब बस रहने ही दीजिए, ये झूठा प्यार का दिखावा ना कहीं और करना भाभी। अरे माँ, अगर आप चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ तो साफ साफ बोल दीजिए, ये घुमा घुमा कर बातें मत मारिए मेरे मुँह पर। इतना बोलकर आशा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद सभी तुषार की शादी के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसके कुछ ही समय के बाद परिवार वाले मिलकर हिमांशी नाम की एक लड़की से तुषार का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही महीनों में हिमांशी और तुषार की भी शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद हिमांशी घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाती है और एक अच्छी देवरानी और बहू की तरह सभी की सेवा करती है। निर्मला और हिमांशी ज्यादातर एक साथ ही रहा करती थी, क्योंकि हिमांशी अमीर और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए आशा अपनी छोटी भाभी की चापलूसी में लगी रहती थी और हिमांशी को निर्मला के खिलाफ भड़काने लगी थी, जिसके कारण धीरे धीरे हिमांशी भी आशा की बातों में आने लगती है और हिमांशी अपनी जेठानी से दूरियां बनाने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन रमा आशा से बोलती है, आशा ये कुछ पैसे हैं, अपनी बड़ी भाभी को दे दियो, और ये सोने के चैन भी बोलना कि मैंने दिया है उसे। और हाँ, मैं तेरे बड़े मामा जी के घर जा रही हूँ किसी काम से, दे देगी ना ये सब? अरे घर में कोई निराशा तो नहीं फैलाएगी ना? अरे माँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास है ही नहीं तो ये काम मुझे सौंप क्यों रही है? रहने ही दीजिए ना। अरे चोर के हाथों में तिजोरी दूंगी, तभी तो चोरी होने से रोकूंगी। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली जाती है और आशा के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपनी बड़ी भाभी को सारे पैसे और जेवर देकर हिमांशी के पास चली जाती है और तभी उससे बोलती है, भाभी मुझे तो लगता है कि आपके इस घर में ढेले भर की इज्जत नहीं है। अरे सारा राजपाट, गहने, जेवर, सोना चांदी तो उस निर्मला को दे रखा है माँ ने। मतलब दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही कि आप इस घर में नई आई हैं, हमारी नई बहू हैं, तो वो सोने की चैन जो उस निर्मला को मिली है वो आपको मिलनी चाहिए थी, पर लगता है कि इस घर में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना सब कहकर आशा तो वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें हिमांशी के दिमाग में घर कर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और जब रमा घर आ जाती है तो रोज हिमांशी आशा की बातें सुनकर घर में कलेश करना शुरू कर देती है। कलेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहीं दोनों भाइयों में भी लड़ाई होनी शुरू होती है और घर का बंटवारा करना पड़ता है, जिसमें दीवार की एक तरफ के हिस्से में निर्मला, रमा और उसका पति विनोद रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुषार, हिमांशी और आशा। ये सब देखकर विनोद खुद को संभाल नहीं पाता और अपने घर का बंटवारा देखकर तुषार और उसकी बीवी से कहता है, ये बंटवारा घर का नहीं, हम भाई का हुआ है, हमारे प्यार का हुआ है, मेरे विश्वास का हुआ है। जिस भाई को मैंने अपने बेटे जैसा प्यार किया, उसने ये आज इस घर में दीवार खड़ी करवा दी। मैंने भी आपको बड़ा भाई नहीं, अपने बाप समान माना था और भाभी को माँ। पर भाभी और माँ ने क्या किया? माँ ने आपको हमेशा सर आंखों पर रखा, पर मुझे और मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक किया। और अगर बंटवारा हो गया तो गलत ही क्या है, सबके घरों में होता है।
आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। इतना सब बोलकर दोनों भाई अपने अपने हिस्से में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि हिमांशी माँ बनने वाली है और जैसे ही ये बात निर्मला और रमा को पता चलती है, वो दोनों खुशी से फूली नहीं समाती। और एक दिन हिमांशी हॉस्पिटल से जब घर आती है तो उसको देखते ही निर्मला दरवाजे पर उसे गले लगाकर कहती है, मैं और माँ जी बहुत खुश है। फाइनली तुम माँ बनने वाली हो। इस घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है। दूर रहो मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से भी। तुम बांझ हो और मैं नहीं चाहती कि किसी भी बांझ की परछाई मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े, समझी तुम? हिमांशी के ऐसे तीखे बोल सुनकर निर्मला की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी वहाँ पर आशा का पति विपिंदर आ जाता है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है, और वो हिमांशी से बोलता है, वाह भाभी, क्या बात कही है, बिल्कुल सही बोला है आज आपने, क्योंकि ये आपके नहीं आशा के शब्द हैं और आपके जरिए निर्मला भाभी को बोले जा रहे हैं। नंदोई जी, आप बोलना क्या चाहते हैं? और आप तो बोलिए ही मत कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आप इंसान ही गलत हैं। ये सब कुछ आशा सुन लेती है और हिमांशी को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? सही तो कह रही है, तुम्हारी ही भाषा बोल रही है। मैंने सोचा चलो जैसी हो तुम, आखिर हो तो हमारी घर की बहू ना, इसलिए लेने आया था मैं तुम्हें। पर पता चल गया, जो लड़की अपने भाइयों के बीच बंटवारा करवा सकती है वो मेरे घर का क्या करेगी। अब यहीं रहो इस घर में। हे भगवान, अरे मैं तो उस दिन को कोसती हूँ कि मैंने जिस दिन तुझे पैदा किया। अरे मुझे तो शर्म आती तुझे अपनी बेटी कहते हुए। काश कि मेरे सारे बच्चे मेरे बड़े बेटे की तरह होते। अरे तू तो वो नागिन निकली जिसने अपने ही घर को निगल लिया। आशा, एक औरत ही घर बना सकती है और तोड़ भी सकती है, पर तुमने तो अपने घर के साथ साथ अपने भाइयों का घर भी तोड़ दिया। अपने पति की बेइज्जती और ये सब देखकर आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन दोनों को वो सारी सच्चाई बता देती है। ये सब सुनकर हिमांशी उससे कहती है, ये सब आपने क्यों किया दीदी? मैंने हमेशा आपकी बात सुनी और आपने मेरे ही हाथों मेरा घर तोड़वा दिया। आशा हिमांशी को सारी सच्चाई बताती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि निर्मला के साथ वो बहनों की तरह व्यवहार करे। वो बस निर्मला को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। पर आज ये सब उसके पति के साथ होता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। साथ ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि इतने सालों से निर्मला किस दुख की बात कह रही थी और वो क्या दुख सह रही थी, जिसके कारण आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इन सब के लिए अपने घर के सभी लोगों से माफी मांगती है। जिसके बाद विपिंदर बोलता है, आशा को अपनी गलती का एहसास है, आप सब इसको माफ कर दीजिए, आखिरी बार मेरे कहने पर। विपिंदर के कहने पर घर के सभी सदस्य आशा को माफ कर देते हैं। तो वहीं आशा भी अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट जाती है और दूसरी तरफ हिमांशी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी एक दूसरे को गले लगाकर माफ कर देते हैं और इस तरह उनके घर में खिंची बंटवारे की दीवार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधिका एक बहुत ही तेज लड़की थी और टेढ़े लोगों को लाइन पर लाना उसे बहुत ही अच्छे से आता था। उसके सामने कुछ भी गलत होता तो वो उसे बर्दाश्त नहीं किया करती थी। जुबान की थोड़ी कड़वी और थोड़ी लड़ाकू मिजाज की लड़की थी, जो किसी ना किसी से आए दिन लड़ती ही रहती थी। अगर उसको कोई नहीं मिलता तो वो अपनी सास शांति से किसी ना किसी बात पर लड़ पड़ती या फिर बहस करने लगती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका बड़े ही आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास टेबल पर पड़े रिमोट को लेकर बोलती है, अरे ओ महारानी, जैसे खुद आराम करती है ना, वैसे ही टीवी को भी थोड़ा आराम करने दे, समझी? सुबह से टीवी चला रखा है, बिल क्या तेरा बुढ़ा बाप देगा? माँ जी, आप हमेशा मुझे बोलती है कि मैं लड़ती हूँ। आपने अपनी हरकतें देखी है क्या कभी? दोनों सास बहू में छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है और राधिका बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास को बुरा भला सुनाना शुरू कर देती है और गुस्से से तनतनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और शांति से बदला लेने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन
शांति जब टीवी देख रही होती है तो राधिका रिमोट लेकर बोलती है, क्यों माँ जी, अब नहीं आ रहा आपका बिल? या सिर्फ जब मैं टीवी देखती हूँ तभी आपका भारी भारी बिल आता है? अब तो घर में बत्ती फ्री की आ रही है ना। अरे नासपीटी, तू बोलना क्या चाहती है? और वैसे भी मैंने तो अभी टीवी चलाया है। ओ महारानी, अब रिमोट दे, मेरा फेवरेट नाटक आ रहा है, तो बाद में बहस कर लियो मुझसे। अच्छा, बड़ी आई टीवी देखने वाली, जाकर अपना काम कीजिए। राधिका वहाँ से चली जाती है और रिमोट को लेकर कहीं पर छुपा देती है ताकि शांति उसे ना देख पाए। और रात के खाने में जानबूझकर वो अपनी सास के खाने में तेज मिर्च भर देती है, जिस पर शांति उसको बोलती है, अरे ओ महारानी, खाने में मिर्च डाला है या मिर्च में खाना? अरे मेरी जान निकल रही है इसे खा खा कर। अरे बोलूंगी तभी पानी देगी क्या? ये रहा पानी। अगर पानी चाहिए ना तो अपनी इस टेढ़ी जुबान को ना सीधा कर लीजिए। अरे बचूंगी जब ना तेरी जबान सीधी करूंगी। अरे पानी दे दे, मेरी जान निकली जा रही है। राधिका शांति को पानी दे देती है और उस दिन के बाद शांति अपनी बहू से पंगे लेने छोड़ देती है। ऐसे ही एक दिन राधिका प्यारा सा सूट पहनकर आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर निकलती है कि तभी उसकी पड़ोसन बिना देखे सब्जी के छिलके घर से बाहर फेंक देती है, जो कि सामने चल रही राधिका पर गिर जाते हैं और वो गुस्से से तिलमिला जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उससे बोलती है, माफ करना राधिका, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया, सॉरी। क्यों आंटी जी, दिखाई नहीं देता? अरे आंखें है या बटन? इतनी ब्यूटीफुल लड़की आते हुए आपको नजर नहीं आई जो ये कचरा मेरे ऊपर डाल दिया? मेरा सारा का सारा नया सूट खराब कर दिया। आपको पता भी है कितना महंगा सूट था मेरा। अरे राधिका, क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? बोला ना गलती से हो गया, देखा नहीं मैंने। राधिका गुस्से में वापस अपने घर जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही अगले दिन उसकी पड़ोसन कहीं जा रही होती है कि तभी राधिका छत पर जाकर उसके ऊपर डस्टबिन के अंदर का सारा कूड़ा डाल देती है और बोलती है, माफ करना आंटी जी, मैंने देखा नहीं, वो मैं तो कूड़ा साइड में डाल रही थी, गलती से आपके ऊपर गिर गया। देख राधिका, मुझे सब पता है, ये सब तू मुझसे अपना बदला लेने के लिए कर रही है, जानबूझकर। तेरी बस लड़ने की आदत है, आए दिन किसी ना किसी से लड़ती ही रहती है और कोई नहीं मिलता तो तू अपनी सास से ही लड़ लेती है। एक नंबर की लड़ाकू है तू, लड़ाकू। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं आपके जैसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ये तो बोल दिया कि आपने गलती से मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया और मैं ये बात मान भी लूं, पर आप कूड़ा गली में क्यों फेंक रही थी? अरे जब कूड़े की गाड़ी कूड़ा लेने आती है तो कूड़ा उसमें डालिए ना, आप अपने मोहल्ले को गंदा क्यों कर रहे हैं? उसकी पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है और वो वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राधिका अपने पति और सास को खाना देती है और अगली सुबह राधिका देर तक सोती है और जब सोकर उठती है तो सुनील अपने हाथों में रोज लेकर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, मुझे पता है माय लवली वाइफ कि तुम अपना बर्थडे भूल गई थी, पर मैं नहीं भूला। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज मेरी जान को? अब जल्दी से मेरे साथ चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। सुनील उसकी आंखें बंद करके उसे घर के हॉल में ले जाता है, जहाँ पूरा हॉल उसकी पसंद के बलून्स और फ्लावर से सजा हुआ होता है। ये सब देख राधिका बहुत ही खुश होती है और उसे कस कर हक कर लेती है और रात के फंक्शन की तैयारियां करने लगती हैं। रात में सुनील के कुछ दोस्त, रिश्तेदार और बॉस अपनी वाइफ के साथ आते हैं, जिसके बारे में राधिका को नहीं पता होता। रुचि राधिका के पास जाती है और उसे बर्थडे विश कर देती है और उससे बातें करने लगती है। तभी रुचि के हाथ से थोड़ा सा ड्रिंक राधिका की साड़ी पर गिर जाता है, जिस पर राधिका जोरों से चिल्लाती हुई बोलती है, गवार औरत, तुझे पता भी है कितनी महंगी साड़ी थी मेरी जो तूने खराब कर दी? राधिका की तेज आवाज सुनकर सुनील और उसका बॉस दोनों वहां आ जाते हैं और रुचि
सुनील को देखकर बोलती है। कितनी बदतमीज बीवी है तुम्हारी, जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। मुझे इस पार्टी में 1 मिनट भी नहीं रहना। और सुनिए जी, चलिए यहाँ से। पता नहीं कैसे जाहिल गवार औरत है ये। कल ऑफिस आकर अपना हिसाब किताब कर लेना, और अब से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? राधिका, आखिर कब तक तुम यूं ही बिना वजह लोगों से लड़ती रहोगी? हर टाइम किसी ना किसी से लड़ती रहती हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, और अब दूर रहो मुझसे, समझी? इतना बोलकर सुनील वहाँ से चला जाता है और राधिका को उसकी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सुबह ही सुनील के ऑफिस चली जाती है और उसके मालिक से माफी मांग लेती है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाती है। उसके आने के थोड़ी देर बाद ही सुनील के बॉस का फोन आता है और वो उसे सारी बातें बताता है। सुनील राधिका के पास जाता है कि तभी राधिका उससे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है। आपकी कसम, मैं अब किसी से लड़ाई नहीं करूंगी, किसी को गुस्सा नहीं करूंगी। बस आप मुझसे नाराज मत हो। सुनील उसे माफ कर देता है और उसे प्यार से अपने गले लगा लेता है। इस तरह राधिका का हमेशा के लिए गुस्सा करना और लड़ना बंद हो जाता है और वो सबके साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। निखिल बचपन से ही अपनी सौतेली माँ सलोनी के साथ रहता था। उसके लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। पर निखिल बिना अपनी माँ को बताए रूपल नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम पढ़ी लिखी और गरीब घर से थी। ये बात जब सलोनी को पता चलती है तो वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे ये लगने लगता है कि कहीं निखिल उसके हाथों से ना निकल जाए। तो वो उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद। अरे ओ रूपल, कहाँ है बहू? चाय नहीं आई अब तक। ओनली 2 मिनट्स में ला रही हूँ मम्मी जी। क्यों री महारानी, भूल गई थी या याद नहीं तुझे मेरे चाय का टाइम? याद तो है मम्मी जी, बट क्या करती, टी का सामान फिनिश हो गया था। सलोनी निखिल को वहाँ से आते हुए देखकर गरम चाय अपने हाथों पर गिरा लेती है और रोते हुए बोलती है, हाय मोरी मैया, सींग मारे गैया। अरे बहू, अरे कौन सा बदला ले रही है हमसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्या हुआ माँ? और ये हाथ कैसे जल गया आपका? कुछ नहीं बेटा। बताओ माँ, कैसे हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, बहू ने गलती से मेरे ऊपर चाय गिरा दी। ध्यान का रहता है तुम्हारा? रूपल, देखो माँ का कितना हाथ जल गया। जी इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो मम्मी जी ने। निखिल ऑफिस चला जाता है और रूपल खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रूपल चावल बना ही रही होती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, अरे ओ नास पीटी रूपल की बच्ची, कहाँ मर गई तू जो तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? सलोनी की आवाज सुनते ही रूपल चावल जलती गैस पर छोड़कर अपनी सास के पास चली जाती है। यस मम्मी जी। नास पीटी, तुझे आवाज देते देते मेरा गला खराब हो गया। तुझे पता नहीं है क्या कि मेरा हाथ जला हुआ है? इस पर दवाई कौन लगाएगा, तेरी मरी हुई सास या तेरा वो मरा हुआ बुढ़ा ससुर? रूपल दवाई लेकर सलोनी के जले हुए घाव पर लगा देती है। तभी सलोनी के नाक में खाना जलने की महक आती है और वो रूपल को रसोई में ले जाती है और बोलती है, अरे सारा खाना जला दिया महारानी ने, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरे वो भिखमंगे भूखे नंगे माँ बाप। बस हुआ मम्मी जी आपका, आपको हमारे पेरेंट्स के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। रूपल की पहली बार अपनी सास के सामने जुबान खुल जाती है, जिसे देखकर सलोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपने भाई विनोद को फोन करके सब बताती है। हाय दैया, इस गंवार लड़की की जबान भी खुलने लगी है अब। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हमें इसके इशारों पे नाचना पड़े। अरे मेरी प्यारी बहना, तू डर मत, तेरा भाई है ना भी। और हाँ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और मैं कल आ रहा हूँ। अगले दिन
विनोद निखिल के घर आ जाता है और आते ही अपनी बहन के साथ रूपल को चाबुक से डराते हुए बोलता है। अगर अब जुबान चलाई तो आगे पता है ना क्या होगा प्यारी बहू। रूपल बहुत डर जाती है और डरते हुए अपने पति को सारी बात बता देती है। निखिल तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उनसे बोलता है। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मामा जी ने मेरी रूपल को डराने धमकाने की कोशिश की और आपने उनका साथ दिया। बेटा, बहू को ऐसा लगता है कि मैं उसकी सौतेली सास हूँ और मैं उससे नफरत करती हूँ, पर ऐसा नहीं है बेटा। गलती बहू की ही थी, पर फिर भी मैंने बहू का ही साथ दिया, ना कि भैया का। निखिल जी, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। मम्मी जी झूठ बोल रही है। बस बहुत हुआ रूपल, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अपनी माँ के खिलाफ, समझी? अपनी माँ के आंसू देखकर और रूपाली के चेहरे पर डर देखकर निखिल समझ नहीं पाता कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। पर रूपाली सब समझ जाती है और डर डर कर जीना छोड़ देती है। ऐसे ही एक दिन विनोद और सलोनी आपस में बात कर रहे होते हैं। भैया, वो गंवार लड़की कुछ ही दिनों में इस घर की महारानी बन जाएगी। कुछ करो भैया, कुछ ऐसा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कोई बात नहीं बहना, बन जाने दे उस गवार को इस घर की महारानी। उसके महारानी बनते ही हम उन दोनों पति पत्नियों को हमेशा के लिए इस घर से भगा देंगे। रूपल चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो दोनों भी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद रूपल उनके सामने जाकर बोलती है। आखिर दिखा ही दिया ना मम्मी जी आपने अपना सौतेलापन। पर मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आप दोनों का ये घटिया प्लान कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझे आप? मैं अभी उन्हें जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। इतना सब बोलकर रूपल वहाँ से जाने लगती है और सलोनी पीछे से उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रूपल सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। साथ ही निखिल भी ये सब कुछ देख लेता है। माँ, ये क्या किया आपने? आपने मेरी रूपल के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी रूपल हमेशा से ही सही थी, पर मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। आपने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों? इस प्रॉपर्टी के लिए, जो कि तेरे बूढ़े माँ बाप ने मरने से पहले तेरी होने वाली बीवी के नाम कर दिया था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी मर्जी के खिलाफ तू शादी करे, लेकिन तूने इस गंवार से शादी करके मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया और इस गंवार को नौस पीटी को मेरा सारा राज पता चल गया। इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। निखिल तुरंत पुलिस को फोन करके अपनी माँ और मामा को सलाखों के पीछे करवा देता है और रूपल को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर रूपल का इलाज करने के बाद निखिल को बताते हैं। निखिल जी, हम आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहते, पर आपकी बीवी की हालत बहुत नाजुक है और वो इस टाइम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप तो डॉक्टर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। प्लीज कुछ भी करके मेरी रूपल को बचा लो डॉक्टर, बचा लो मेरी रूपल को। डॉक्टर रूपल का ऑपरेशन करते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आकर निखिल से कहते हैं। एक खुशखबरी है, रूपल जी अब खतरे से बाहर हैं, पर दुख की बात यह है कि वो कोमा में जा चुकी है और हम भी कुछ नहीं कर सकते। वो कब तक कोमा से बाहर आ सकती हैं हमें कुछ नहीं पता। 10 दिन में आ जाएं या 10 साल में भी कोमा से बाहर ना आ पाएं। निखिल ये सब कुछ सुनकर रोने लगता है और खुद को इन सब का दोषी मानता है और रूपल का पूरा ख्याल रखता है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है और रूपल भी कोमा से बाहर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सौतेली सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सौतेली सास जो अपनी बहू पर ऐसे जुल्म करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।